ओरिएंटेशन आप लोगों को पता होना चाहिए जब आप इस कोर्स में आ रहे हो. So we will be following this only. So first question is what is physiotherapy? So basically physiotherapy is physical therapist or physiotherapist provide services that develop, maintain and restores people's maximum movement and functional ability. So इसका मतलब यही है, फिजियोथेरेपिस्ट का जो काम है वो एक सर्विस है, सर्विस टू अदर ह्यूमन और अदर बीइंग. उसमें हम क्या करते हैं, डेवलप, मेंटेन एंड रीस्टोर. डेवलप का मतलब है बढ़ाना, मेंटेन का मतलब है उसी लेवल पे उसको मेंटेन करके रखना, एक लेवल पे उसको मेंटेन करके रखना. रीस्टोर का मतलब है जो चीज कम हुई है उसको दोबारा से पूर्ति करना. सो डेवलप, मेंटेन एंड रिस्टोर पीपल्स मैक्सिमम मूवमेंट एंड फंक्शनल एबिलिटी. मूवमेंट आपको पता ही है, मैक्सिमम का मतलब होता है जितनी ज्यादा हो सकता है मूवमेंट, मतलब एंड फंक्शनल एबिलिटी जो काम हम रोज की रोज करते हैं उनको बढ़ाना. अब रोज हम कोई भी काम कर सकते हैं, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी कारण से, वो डिसीज हो सकती है, इलनेस हो सकती है, किसी भी कारण से, तो उसको बढ़ाना हमारा काम होता है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट. सो फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है provide services that develop, maintain and restores people's maximum movement and functional ability. They can help people at any stage of life when movement and function are threatened by aging, injury, diseases, disorders, conditions और environmental factors as well. So अगर आप इसमें देखेंगे, so physiotherapy can be needed by anyone at any stage of life. So ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ एक पर्टिकुलर एज के पेशेंट्स के लिए ही होती है. फिजियोथेरेपी बच्चों से लेके आपके जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी होती है. ओल्ड एज पेशेंट्स होना भी जरूरी नहीं है, ओल्ड एज इंडिविजुअल्स में भी नीड होती है. सो कोई भी कारण हो सकता है उसके लिए, एजिंग, उम्र का बढ़ना धीरे धीरे, उसकी वजह से जो दिक्कतें आती हैं उसमें हेल्प करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट. फिर वैसे ही कोई इंजरी हो जाती है उसमें हेल्प करते हैं पूरा रिहैबिलिटेशन में. देन फंक्शंस आर थ्रेटेन्ड बाय एजिंग, इंजरी, डिजीजेस. बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जिसमें आपका रिहैब पूरा होता है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट करवाते हैं. डिसऑर्डर्स, कंडीशंस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अगर आप बात कर रहे हैं तो मल्टीपल हो सकते हैं. अगर रिसेंट सिनेरियो में बात करें तो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल दिल्ली, अगर दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है तो उसकी वजह से डिसीजेस, डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, तो उसकी वजह से भी हमें एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ध्यान रखना पड़ता है. तो उसके बाद आता है फिजिकल थेरेपिस्ट हेल्प पीपल मैक्सिमाइज देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ. Looking at physical, psychological, emotional and social well-being. So सिर्फ और सिर्फ किसी की आप कह सकते हैं सेहत पे ध्यान देने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी मांसपेशियों पे ध्यान देना या फिर उस पे फिजिकली ध्यान देना. साइकोलॉजिकली भी, उस पे भी ध्यान देना. सो ये सारा काम फिजियोथेरेपिस्ट करता है और यही सब फिजिकल थेरेपी में आता है. देन हम बात करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है, अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो समझने में तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. सो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा रेंज कितना ज्यादा बड़ा हुआ है. एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम कितने ज्यादा काम में आते हैं. सो आप देख सकते हैं, एक नीचे दे रखा है केयर फॉर टर्मिनली इल एंड ऊपर दे रखा है स्पोर्ट्स. एज अ स्पोर्ट्स पर्सन फिजियोथेरेपिस्ट की नीड होती है केयर फॉर टर्मिनली इल, जो बहुत ज्यादा इल होते हैं पेशेंट.
So we were discussing why to be a physiotherapist. Why? Why मतलब क्यों? और फिजियोथेरेपिस्ट क्यों बनना चाहिए? सो फर्स्ट थिंग इज डिमांड. एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको कभी भी लगे कि फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड है, या फिर डिमांड से मतलब है कि आपकी नीड कितनी है सोसाइटी को, सोसाइटी में आपकी कितनी नीड है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा से मतलब है हर एक 20 इंडिविजुअल्स पे एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO. लेकिन इन इंडिया दिस नंबर इज़ वेरी लो. इन इंडिया में ये नंबर बहुत कम है. सो डिमांड बहुत ज़्यादा है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत ज़्यादा है. जॉब सेटिस्फैक्शन, सेकंड पॉइंट इज जॉब सेटिस्फैक्शन. सो जब भी हम जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन देर आर सर्वेज दैट हैव बीन कंडक्टेड, और उनमें पाया गया है कि फिजियोथेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग प्रोफेशन इन रिस्पेक्ट टू देयर जॉब, जॉब आउटकम्स जो भी होते हैं फैक्टर्स, जैसे कि हैप्पीनेस, केयर, monetary benefits, all count in that job satisfactory part. Then healthcare professional. So as a physiotherapist, you are a healthcare professional. So आपको as a healthcare professional एक चीज जो बेनिफिट मिलता है, यू आर कंसिडर्ड एज अ डॉक्टर. सो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हैं, और नाम के पीछे ब्रैकेट में PT फॉर फिजियोथेरेपी. सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल. सो बाकी सारे पॉइंट्स जो भी हैं वो इसी से रिलेटेड है, रिस्पेक्ट. सो आप सब जानते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कितनी रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में, आपके सोशल सर्कल में, आपकी फैमिली में. सो रिस्पेक्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. और रिसेंटली आपने देखा है कोरोना टाइम्स में कि रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट सोसाइटी कैसे कैसे उनको शो कर रही है. सो रिस्पेक्ट इज वन मेजर फैक्टर. देन सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है आप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आप कैसे सीखते हैं, और बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि चीज़ें पेशेंस हैंडल करना, पेशेंट्स को हैंडल करना. सो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है. आपको ऑफिस रिलेटेड चीज़ें भी आनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन. देन अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो आप टाइम टू टाइम सीखते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट. जब आप एक कोर्स में एनरोल होते हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें भी आपको सिखाई जाती हैं, और आप सीखते भी हैं. पेशेंट से कैसे डील करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, वो सब इसमें आता है. देन इज ऑप्शंस. ऑप्शंस मैंने इसलिए रखा है क्लियरली अंडरस्टैंडिंग के लिए. ऑप्शंस का मतलब है
एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप हॉस्पिटल में वर्क करना चाहते हैं, या फिर आप किसी किसी स्पोर्ट्स टीम के साथ में काम करना चाह रहे हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जो आप कर सकते हैं। आप टीचिंग भी कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर फिजियोथेरेपी। लाइफ लेसन्स, लाइफ लेसन्स इधर इसलिए रखा गया है क्योंकि इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट। आप जब भी किसी के साथ डील करते हैं, पेशेंट्स के साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में, टीचर्स, फैकल्टी, अपने कलीग्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो आप उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज देयर। सो कम्युनिकेशन की वजह से आपको कुछ चीज़ें जानने को मिलती हैं कि कैसे लाइफ में चीज़ें होती हैं और उसमें क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है और उससे आप क्या क्या सीख सकते हैं। सो लाइफ लेसन्स। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब यहाँ पे यही है, जब आप किसी को ट्रीट करते हैं, देखते हैं, एज अ पेशेंट देखते हैं, सो देर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके ऊपर आती हैं कि जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी, उस पेशेंट के बारे में आपकी क्या कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको पता है, उसको आप कैसे मेंटेन करके रखते हैं। सो दीज आर सम की पॉइंट्स जो एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए आपको इंस्पायर करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं। देन वेयर, आप कहाँ पर काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, आगे चल के कहाँ पे एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है। So physical therapy is an essential part of the health and community welfare services delivery system. So we work as a team. उसका एक फिजियोथेरेपिस्ट पार्ट होता है, हेल्थ केयर टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सर्जन्स। तो उसमें एक फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट एक पार्ट होता है उस टीम का, पर्टिकुलर टीम का। सो फिजिकल थेरेपिस्ट प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, अपने आप से प्रैक्टिस करते हैं, और of other healthcare services providers, or also within interdisciplinary rehab or rehabilitation programs that aim to prevent movement disorders or maintain restore optimal functions and quality of life in individuals with movement disorders. So आप इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं, आप एक टीम में भी काम कर सकते हैं। सो बोथ सिनेरियोज आर देयर। वो डिपेंड करता है आप कैसे अपने प्रोफेशन को आगे लेके जाते हैं, खुद की स्टडीज को कैसे आगे लेके जाते हैं। देन फिजिकल थेरेपिस्ट प्रैक्टिस इन अ वाइड वेराइटी ऑफ सेटिंग्स। वाइड वेराइटी से मतलब है कि आपका जो वर्क सेटिंग्स हैं वो कैसी होने वाली हैं, उसके लिए आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सो वेयर इज फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस, कहाँ कहाँ पर आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट देखोगे कि कहाँ कहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं। सो हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, geriatric care centers, physiotherapy clinics, community settings, health, fitness, sports clubs, education institutions, and research. So these are some key areas. इसके अलावा भी और भी areas है जहाँ पर as a physiotherapist आप काम कर सकते हैं। So these are some key areas जहाँ पर as a physiotherapist practice होती है। So first is hospital. हॉस्पिटल सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, बहुत सारे आप आईपीडी मतलब आईसीयू, इन सिंपल टर्म्स आईसीयू भी देखते हैं, ओपीडी भी देखते हैं, डेली पेशेंट्स भी देखते हैं, जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनको भी देखते हैं। सो और आपको डॉक्टर्स के साथ में काम करना होता है, बाकी सर्जन्स होते हैं उनके साथ में काम करना होता है। सो हॉस्पिटल इज अ वेरी critical part of our profession. So hospitals, then nursing homes. Nursing homes and geriatric care centers are similar in nature. Nursing homes are and geriatric care, geriatrics का मतलब होता है ओल्ड एज पेशेंट्स के जो केयर सेंटर्स होते हैं वो। सो geriatric care centers, देन फिजियोथेरेपी क्लिनिक, आप अपना खुद का क्लिनिक भी चला सकते हैं इंडिपेंडेंटली, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। आप पेशेंट्स देख सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं, उनको रेफर भी कर सकते हैं। कम्युनिटी सेटिंग्स, तो लार्ज कम्युनिटी सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे रीजनल सेंटर्स बना रखे हैं, सीआरसीज थ्रू आउट इंडिया। सो उधर कम्युनिटी सेटिंग्स होती हैं, जो लोग नीड जिनको नीड होती है फिजियोथेरेपी की, लेकिन वो मेन स्ट्रीम हॉस्पिटल्स में नहीं आ सकते। सो कम्युनिटी सेटिंग्स।
देन हेल्थ फिटनेस एंड स्पोर्ट्स क्लब्स। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको बहुत सारे हेल्थ फिटनेस क्लब्स या स्पोर्ट्स क्लब्स में काम करने का मौका मिल सकता है। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट में काम कर सकते हैं, फुटबॉल में काम कर सकते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट टू अ पर्टिकुलर टीम और पर्टिकुलर इंडिविजुअल। जैसे कि आप टेनिस में करेंगे तो इंडिविजुअल के साथ भी काम कर सकते हैं, किसी टीम बेस में जा रहे हैं तो टीम के साथ भी कर सकते हैं। देन लास्ट इज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च से मतलब है आप टीचिंग में आ सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। सो देयर आर वेरियस कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस जो थ्रू आउट इंडिया हैं, आप वहाँ पे टीचिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद में रिसर्च रिसर्च आपका जो यूजीसी है उसके अंडर आप रिसर्च भी कर सकते हैं। सो देयर आर सम गाइडलाइंस, वो जैसे जैसे देखेंगे वो आपको समझ में आएगा आगे। The last question is, then comes the various fields of physiotherapy। अभी तक आपको पता लग ही गया होगा कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। सो देर आर सम फील्ड्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट: ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोपल्मोनरी, स्पोर्ट्स रिहैब, pediatrics and geriatrics rehabilitation, biomechanics, and community physiotherapy. So these are some fields जहाँ पे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप काम कर सकते हैं आगे जाके। इसमें आप मास्टर्स भी कर सकते हैं और ज़्यादा पढ़ाई भी कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक्स मतलब जो आपके जॉइंट्स एंड मसल्स से इन्वॉल्व हो, वहाँ पर आप उसको ऑर्थोपेडिक्स से रिलेट करते हैं। न्यूरोलॉजिकल आपको पता होगा, अभी आप 12th स्टैंडर्ड में है तो आपने पढ़ा भी होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर स्ट्रक्चर्स। सो न्यूरोलॉजिकल। कार्डियोपल्मोनरी दैट इज रिलेटेड टू योर हार्ट एंड लंग्स, जो आपके हार्ट एंड लंग्स से रिलेटेड होता है, वो कार्डियोपल्मोनरी में आता है। देन स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन। स्पोर्ट्स रिहैब का मतलब होता है आप किसी स्पोर्ट्स में एसोसिएट हो सकते हैं और उनके साथ में आप रिहैब का काम कर सकते हैं। देन पीडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स रिहैबिलिटेशन। पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं एंड जेरियाट्रिक्स का मतलब होता है ओल्ड एज पेशेंट्स। सो डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में आप काम कर सकते हैं। बायोमैकेनिक्स। नाउ बायोमैकेनिक्स इज अ वाइड फील्ड, उसमें एक पार्ट है फिजियोथेरेपी, उसमें आप काम कर सकते हैं। बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है कि आपकी इन रिस्पेक्ट टू ह्यूमन आप कैसे उस पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर काम करता है, मूवमेंट करता है, उसके पीछे क्या फोर्सेस होती हैं, वो सब होता है बायोमैकेनिक्स में। कम्युनिटी फिजियोथेरेपी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, एक कम्युनिटी फिजियोथेरेपी जहाँ पर आप एक इंडिविजुअल काम कर रहे हो, एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हो और कम्युनिटी में आप ही हो जो उनको देख रहे हो एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। सो कम्युनिटी में नीड्स ज़्यादा होती हैं पेशेंट्स की, लेकिन रिसोर्सेज कम होते हैं। सो कम्युनिटी फिजियोथेरेपी। सो आई विल रिपीट दिस स्लाइड वंस अगेन। Where is physical therapy practiced? Hospitals, nursing homes, geriatric care centers, physiotherapy clinics, community settings, health fitness sports clubs, educational institutions and research. So इन सब जगह पर आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, गेरेट्रिक केयर सेंटर्स मतलब ओल्ड एज होम्स होते हैं और केयर होती है, उनकी ओल्ड एज इंडिविजुअल्स की केयर होती है। वहाँ पर आप इंडिपेंडेंटली अपना एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोल सकते हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कि आप पेशेंट्स को डायरेक्टली देख सकते हैं, आपको किसी के रेफरल की जरूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली एक पेशेंट को देख सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है उसको कोई नीड है या सीरियस कंडीशन हो रखी है या आपको रेफर करना है तो आप रेफर भी कर सकते हैं। देन कम्स कम्युनिटी सेटिंग्स। कम्युनिटी सेटिंग्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज अ मल्टीपल, इट इज अ पॉपुलेटेड सेटिंग्स जहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, उनकी नीड्स ज़्यादा होती हैं, लेकिन रिसोर्सेज कम होते हैं। सो एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आप कम्युनिटी सेटिंग्स में भी काम कर सकते हैं। हेल्थ फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब्स,
जो आपके हेल्थ फिटनेस एंड स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं उनमें भी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स टीम्स के साथ में काम कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं टीम के साथ में इन इंडिया एंड अब्रोड। ऑल्सो educational institutions and research, it is also a critical part of a physiotherapy profession. So educational institutions मतलब आप जो भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेजर यूनिवर्सिटीज़, मेजर कॉलेजेस, वहाँ पर भी आप एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी काम कर सकते हैं। एंड रिसर्च इज अ डिफरेंट टॉपिक। रिसर्च करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनको अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो एज अ रिसर्च प्रोफेशनल भी आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। देन हाउ टू बी अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रेस्ट 3 आर कवर्ड बाय योर, आई कैन से रेस्ट 3 आर कवर्ड बाय योरसेल्व्स। आप उसमें आप काम कर सकते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन हाउ टू बी अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट ये सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये बाकी और फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है। सो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज। इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज का मतलब है आप जहाँ से फिजियोथेरेपी कर रहे हैं वो यूजीसी रजिस्टर्ड है कॉलेज, आईएपी रजिस्टर्ड है या नहीं। आईएपी इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, और उनका कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है, वो क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करते हैं। सो एक इंस्टीट्यूशन और कॉलेज की क्वालिटी है या नहीं है वो इसी से पता लग जाता है कि वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, या आईएपी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। सो फॉर्चुनेटली आप University of Engineering and Management is doing very well, and it is both regulated by UGC and IAP. Then second factors that come is teachers background, teachers experience, teachers or faculty, how good your faculty is. So that is again a very big factor. Then laboratories is important here because these are the basic in physiotherapy there are basic concepts that you learn in laboratories. So laboratories are there or not in a particular college or not. Clinical postings, so the major experience or the major practical experience that you get during your bachelor's in physiotherapy is through clinical postings. So are there any clinical postings given by the college or provided by the college? So these are some clinical posting is very crucial. Then various international conferences and workshops. आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूशन आपको मोटिवेट करता है, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए, आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस गेन कराने के लिए जो आपको आगे जाके हेल्प करेगा या नहीं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज नेसेसरी इन मेनी कंडीशंस, बट इन पर्टिकुलरली इन दिस सिचुएशन जो हमारा अभी कोरोना का चल रहा है उसमें आप कैसे देखते हैं? उसमें आप अगर देखें तो टीचिंग आपका रेगुलर, आप अगर कह सकते हैं उसको रेगुलर टेस्ट और रेगुलर परफॉर्मेंस चेक कि आपका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है उसको चेक करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक यूनिवर्सिटी और या कॉलेज के पास में है या नहीं है वो भी बहुत मेजर फैक्टर है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होना जरूरी नहीं है, उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज कर रही है यूनिवर्सिटी और कैसे उसको आपकी हेल्प के लिए यूज कर रही है। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट कम्स लाइफ स्किल्स ऑब्वियसली आप अभी स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने की तरफ जाते हैं, अपने कोर्स में आगे बढ़ते हैं, तो लाइफ स्किल्स मैटर्स करती हैं, वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है या नहीं। जैसे कि कम्युनिकेशन बिल्डिंग और को करिकुलर एक्टिविटीज, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। टेक्नोलॉजी ड्रिवन है या नहीं है, सो दीज आर सम लाइफ स्किल्स। देन कॉलेज एंड एलुमनाई सपोर्ट। एलुमनाई का मतलब होता है जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं यहाँ से, वो कैसा कर रहे हैं, वो
आपके जूनियर्स की, आप अपने जूनियर्स की कैसे हेल्प करते हैं, कैसे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सो दैट इज द लास्ट थिंग, कॉलेज एंड alumni सपोर्ट. सो इफ यू गो थ्रू दिस लिस्ट, अगर आपको इसमें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज मिसिंग है या फिर नहीं है, सो दैट कैन बी अ सिनेरियो. लेकिन फॉर्चुनेटली एंड फॉर्चुनेटली नहीं कहना चाहूंगा मैं, इट इज अ वेरी वेल हार्ड वर्क ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो हमारे पास में है. ये सारी चीजें अभी प्रोवाइड हम करा रहे हैं. इंस्टीट्यूशन, एज अ इंस्टीट्यूशन इन कॉलेज वी आर प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट्स. As an institution in college, we are providing the quality teachers. Labs, already there are labs for various subjects available in our University of Engineering and Management. आपको सारी labs मिलती हैं, anatomy lab, physiology lab, exercise therapy and electrotherapy labs. Clinical postings, so one of the major factors जो हमारी यूनिवर्सिटी के पास में है वो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी के पास में खुद का हॉस्पिटल है. सो हॉस्पिटल होने से एक बेनिफिट ये हो जाता है, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स में कोई रुकावट नहीं आती कभी भी, चाहे कैसा भी कोई भी सिनेरियो हो, कभी नहीं आती. बिसाइड्स दैट यूनिवर्सिटी हैज वेरियस टाइप्स विद अदर हॉस्पिटल्स आल्सो, सो जिसमें रेगुलरली पोस्टिंग्स होती हैं. सो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कराने के लिए क्लिनिकल पोस्टिंग्स एंड इंटर्नशिप्स, उसमें है यूनिवर्सिटी बहुत हेल्प करती है. देन वेरियस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप्स. यूनिवर्सिटी में हमारी यूईएम में बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप्स टाइम टू टाइम होती रहती हैं जो आपको हेल्प करती हैं फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में, लाइफ स्किल्स में. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, you should already know that we have a very good platform, IAMCRP. So उसके थ्रू हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, क्लासेस कंडक्ट करते हैं. देयर इज अ IAM लर्निंग साइट जिस पे हम बहुत सारे कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, उसको कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और उसको हमने बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करा है. आई थिंक वी आर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने अपने सारे एग्जाम्स प्रोसेस को ख़त्म कर लिए है. we have done very we have conducted every exam with great numbers of students who have enrolled and given that exams. So online platform in such times जहाँ पर बहुत ज़्यादा need होती है, so we have an online platform as well. Life skills, so communications, we regularly conduct classes, English classes and many other behavioral classes also for students, जिसमें लाइफ स्किल्स के बारे में आपको सीखने को मिलता है जो आपको आगे जाके हेल्प करती हैं अपने प्रोफेशन में. सो दीज आर रेगुलरली कंडक्टेड इन आवर यूनिवर्सिटी. I think you must have joined the recent English class that must have been held 1 or 2 days ago. So that type of classes are held regularly in university also. Co-curricular activities, sports is always there. Then co-curricular activities in various debates, various functions that are regularly held in university as well, and we motivate students to participate in that also. University provides full support to students to participate in co-curricular activities so that they gain from that also. College and alumni support. University has developed a very big alumni support throughout India, and most of the seniors are working independently or in some hospitals. They provide their feedbacks, they provide support to the students that are passing out in and college support. College is always helpful in placing the students or in placements. So college is always helpful, and recently we have achieved great placement records. Around 120% students are placed in recent times also. So students are gaining their internships, students are gaining their jobs in these times also, जहाँ पर कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रोफेशंस में या फिर बहुत सारे सिटीज में ऐसा हो रहा है कि लोगों को जॉब छोड़ना पड़ रहा है. लेकिन इन टाइम्स पे भी, इन दिस सच टाइम्स भी आपको इसमें डिमांड है और यूनिवर्सिटी का एक प्रोफाइल ऐसा है जिसकी वजह से जॉब ढूंढने में आसानी होती है. यूनिवर्सिटी हेल्प करता है जॉब प्रोवाइड करने में भी और आगे उसमें आपको हेल्प भी होती है. सो टू रिकैप दिस सेशन, what, why and where and how, these are some basic things.
तो समरी हो सकती है इस प्रेजेंटेशन की. So physiotherapy is a physical healthcare profession that develop, maintain, and restores people's maximum movement and functional ability. So this is what is physiotherapy. Physiotherapy is one of the most satisfying, respectful, and growing profession in the world. In the world, yes, in the world. So why to be a physiotherapist? It is the most satisfying profession, respectful, and growing profession at the same time. Then there are multiple options available to choose from for job prospectus. So where you can work as a physiotherapist or where you can provide your services. There are multiple options available. Then how to be a good therapist? Quality depends on the college, teachers, and facilities available. So these are some things जो आपको इस introduction में देखने को मिली. Then this slide is left blank. It is for a purpose. I believe that every physiotherapist is different. Every physiotherapist has a different methodology to work. और उनको अलग अलग तरीके से काम करने की आदत होती है. कोई फिजियोथेरेपिस्ट एक जैसा नहीं होता और हर किसी को गाइडेंस एक जैसी नहीं होती. सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप अपना पाथ खुद चूज कर सकते हैं कि आपको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कैसा बनना है आगे जाके. सो ये ब्लैंक स्लाइड इसी को डिनोट करती है कि आप इसको कैसे फिल करना चाहते हैं. ठीक है. सो इसमें अगर आप देखेंगे सो बेसिकली होता यही है. एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको कई चीज़ें आपको चूज करनी पड़ती हैं. आपको गाइडेंस मिलती है उसमें डेफिनेटली, लेकिन डिसीजंस हमेशा आपके रहते हैं. सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप कैसे फिजियोथेरेपिस्ट आगे जाके बनते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअली भी काउंट होती हैं. आपकी लाइफ स्किल्स, आपके लाइफ लेसन्स, वो सब मैटर करते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जब आप किसी इंडिविजुअल के साथ में डील करते हैं आगे जाके. So this was the basic introduction to the physiotherapy itself. So I think you will be able to search anything based on these four questions: what, why, where and how. So जब भी कोई अपॉर्चुनिटी या कोई प्रॉब्लम आए तो आप इन चार क्वेश्चन को देखिए, आपको आंसर्स मोस्टली मिल जाते हैं. ये मेरे टीचर्स ने मेरे को बताया था, मैं आपको बताता हूँ. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी भी आए, कोई भी अच्छी बात हो, कैसे भी हो, तो ये चार क्वेश्चंस आप पूछे, खुद से पूछे, आपको आंसर्स मिल जाते हैं. सो this was the basic intro that was given in the previous class also and today also. Now we will move to the second topic, that is the topic we have to discuss today. It is an introduction to the respiratory system. So we will be conducting that also, introduction to respiratory system. So respiratory system, what is respiratory system or how we will be going to study this topic, we will be seeing that only. So when we discuss respiratory system, so whenever we discuss respiratory system, first question that arrives in my mind is that why this topic is important. Why? What is the need to study this topic? और ऐसा क्या है इस टॉपिक में जो इसको पढ़ा जाए और ये कैसे हेल्प करेगा आगे जाके. सो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी स्लाइड है यहाँ पर. उसमें मैंने ज़्यादा नहीं डाला है अंडरस्टैंडिंग के लिए. आप अगर इस लाइन को समझ जाएंगे तो इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी. सो यू कैन गो 3 weeks विदाउट फूड, 3 days without water, but only 3 minutes without air. So the basic function of respiratory system is to inhale and exhale air. If in simple terms, it is inhale and exhale of air. So you can live only 3 minutes without air. So that is the first thing that I want to give you as a introduction to this topic, that why this topic is important.
So the respiratory system is an important part of the human body. ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसमें आप कैसे कंडक्ट करते हैं वो देखा जाना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम समझने से पहले हम समझते हैं कि फिजियोलॉजी क्या होता है. आपने ये टॉपिक, ये वर्ड पहले समझा होगा या सुना होगा, तो उसी को फिर से एक बार देखते हैं. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद नॉर्मल फंक्शंस ऑफ ह्यूमंस एंड देयर पार्ट्स. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी. सो जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के एंड देयर पार्ट्स, उनको जो डील करता है वो, या फिर उनको जो स्टडी करते हैं, जब स्टडी करते हैं तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं. इन सिंपल टर्म्स ये एक डेफिनेशन है व्हाट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी. इसके एग्जांपल्स जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर मतलब जो आपके हार्ट्स एंड लंग्स से रिलेट करते हैं, न्यूरोलॉजिकल फिजियोलॉजी जो आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और अदर स्ट्रक्चर्स के साथ में रिलेट करते हैं. ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं. देयर आर मल्टीपल सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी जो फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, नॉर्मल फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं. सो द आउटलाइन इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन. What is human physiology? Why this topic is important? Structures, lungs, the process of breathing, gas exchange and gas transport. So we will be dealing with the process until the process of breathing today. So okay. So why this topic is important? We have discussed it already that we know that we can live only about 3 to 4 minutes without air. देयर आर सम इंडिविजुअल्स जिन्होंने इस टेक्निक को मास्टर करा है, उन्होंने टाइम बढ़ाया, लेकिन नॉट एवरीबडी कैन लिव बियॉन्ड दैट आफ्टर 3 or 5 minutes. There is permanent damage to the body or system. So when we talk about respiratory systems, इसका एक एग्जाम्पल मेरे को वैसे तो ये देना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही रिसेंट टाइम्स है, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स है, लेकिन कोरोना, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी एलिमेंट. इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही प्रॉब्लम्स होती हैं, तभी जाके एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम आगे बढ़ती हैं या क्रिटिकल होती हैं. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी की, नॉर्मली कैसे वर्क करता है, नॉर्मल उसमें होता क्या है, वो नहीं पता होगी तो आप उस पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, उस पेशेंट को डायग्नोज नहीं कर सकते, उस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुई है वो नहीं पता लगा सकते, तो आप उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते. सो इसीलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है. कोरोना इज एन एग्जाम्पल. इसके अलावा बहुत सारी अदर डिजीज आर ऑल्सो देयर जो होती हैं. आपने कॉमनली सुना भी होगा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, और देयर आर मल्टीपल अदर डिजीजेस ऑल्सो. सो जब तक आपको एक नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं पता होगी उस इंडिविजुअल की, या ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पता होगी, आप उसको डायग्नोज नहीं कर सकते, उसको ट्रीट नहीं कर सकते. सो दिस डायग्राम वी विल बी डिस्कसिंग आफ्टर द क्लास. सो आपको ये आफ्टर द क्लास वी विल बी डिस्कसिंग. इसमें बस माउंटेन क्लाइंबर्स अभी आप याद रखो कि माउंटेन क्लाइंबर्स जो माउंटेन चढ़ रहे हैं वो दिख रहे हैं. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं जब क्लास ओवर होने लगेगी. तो हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसके फंक्शंस भी होंगे कुछ. सो फंक्शंस आर प्रोवाइड एक्सटेंसिव सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड सर्कुलेटिंग ब्लड. इन सिंपल टर्म्स, आपको जो ऑक्सीजन चाहिए वो आपके एयर के थ्रू आता है, और उसको बॉडी को प्रोवाइड करने के लिए वो एक्सचेंज होता है गैसेस में. O2 एंड CO2 के बीच में O2 बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, CO2 को बाहर छोड़ देती है. वो काम रेस्पिरेटरी सिस्टम का है. सो O2 को अंदर लेके जाना, बॉडी में प्रोवाइड कराना, CO2 जो आपका एक्सक्रीट हो रहा है उसको बाहर लेके आना, वो काम रेस्पिरेटरी सिस्टम का है. Then moving air to and from exchange surfaces of the lungs along respiratory passage. सिंपल टर्म्स में वही बात है कि आपका इनहेल एंड एक्सहेल करना. एक्सचेंज सर्फेसेस का मतलब है जहां पर ये गैसेस एक्सचेंज होती हैं वहां तक लेके जाना एयर को. सो वो काम भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही है. प्रोटेक्टिंग रेस्पिरेटरी सर्फेसेस फ्रॉम डिहाइड्रेशन, temperature changes or other environmental variations, and defending the respiratory system and other tissues from invasion by pathogens. So now comes the part of protection.
आपके जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन करना डिहाइड्रेशन से, टेम्परेचर चेंजेस से और अदर इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो हो सकती हैं टाइम टू टाइम उनसे। सो वो काम भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ही करता है। देन प्रोड्यूसिंग साउंड्स इन्वॉल्व इन स्पीकिंग, सिंगिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स इन दैट आपकी जो भी कम्युनिकेट करने के लिए साउंड्स चाहिए होती हैं या फिर साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है। Then facilitating the detection of olfactory stimuli by olfactory receptors in the superior portion of nasal cavity। इतने इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे बस ये याद रखिए कि आपकी जो स्मेल पावर है उसमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है। जो आपकी स्मेलिंग पावर है या फिर जो स्टिमुलस या फिर जो आपकी स्मेल पावर है, आप किसी चीज को स्मेल करते हैं वो अच्छी है बेकार है, उसको उस फीडबैक को प्रोवाइड करने में रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है। नाउ कम्स द बेसिक पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता क्या क्या है, सो वी विल बी गोइंग थ्रू दैट। Now, overview of the respiratory system. You can have a look at this particular diagram. आप आराम से इस डायग्राम को देखिए, एक बार पूरे अच्छे से देखिए, आपको एक ब्रीफ आइडिया होगा कि कौन कौन से पार्ट्स उसमें होते हैं। Then we will discuss. You take your 10 to 15 seconds to have a look along this diagram कि इसमें क्या क्या पार्ट्स मेंशन कर रखे हैं clearly. Then we will discuss it. So, first thing that I can notice, जो आपको मैं नोटिस करवाना चाहूँगा, respiratory system is divided into two parts, upper respiratory tract and lower respiratory tract. So, हमने respiratory system को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, upper and lower. So, upper and lower, अपर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लोअर में क्या क्या चीजें आती हैं, वो हम देखते हैं। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज, नेजल कैविटी एंड स्ट्रक्चर्स दैट आर इन द लंग्स, दैट इज ब्रोंकियल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकस एंड एल्वियोलाइज। सो दीज आर सम बेसिक एलिमेंट्स जो आपको देखने के लिए मिलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। बियॉन्ड दैट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डायफ्राम। आपने ये पहले अपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा। डायफ्राम इज अ मसल जो हेल्प करती है इंस्पिरेशन में, किसमें, इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेने में। सो डायफ्राम। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप अनम्यूट करके कभी भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आए आप उसी टाइम अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि स्टूडेंट्स पूछते नहीं है तो वो टॉपिक पूरा चलता जाता है, उनको फिर प्रॉब्लम बाद में आती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पूछिए जितना आप पूछ सकते हैं, इसको एक इंटरेक्टिव क्लास बना के चलिए। आपको कोई क्वेश्चंस आए तो आप हाथ के हाथ अनम्यूट करके पूछ लीजिए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। Major respiratory structures we have already discussed in previous slide, but I would like to give you a brief outline how a respiratory tract is formed, or with what structures the respiratory tract is formed. So respiratory tract का मतलब होता है एक पूरा pathway जहाँ से आपका एयर पास होके बॉडी तक पहुँचता है। ठीक है, सो nasal cavity is the first part। आप अपनी नोज के थ्रू एयर इनहेल या एक्सहेल करते हैं, और सिमिलरली माउथ, ओरल कैविटी। सो ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां से आप इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली हम नोज से करते हैं, तो नेजल कैविटी। देन कम्स द फेरिंक्स, देन कम्स लैरिंक्स एंड देन कम्स द ट्रैकिया। ट्रैकिया इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ट्रैकिया हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। मेन यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि इनकी और सब डिविजन्स भी आगे होती हैं और जाके आगे डिवाइड होता है, वो हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। राइट लंग एंड लेफ्ट लंग।
सो दिस इज इट इज द बेसिक आइडिया ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कि वो कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं. नाउ जोन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सिमिलरली जैसे हमने पढ़ा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो जोन होते हैं. एक होता है कंडक्टिंग जोन, एक होता है रेस्पिरेटरी जोन. कंडक्टिंग का मतलब है जो किसी चीज को हेल्प कर प्रोवाइड कराने में हेल्प करे, या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करे, तो कंडक्ट करना. रेस्पिरेटरी जोन मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज की, एक चीज को लेके दूसरी चीज को वापस देना. तो रेस्पिरेटरी जोन एंड कंडक्टिंग जोन. कंडक्टिंग जोन जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. Bronchi and bronchioles. Turn मत, bronchi and bronchioles we will be discussing in further slides. So bronchi and bronchioles, upper respiratory tract, bronchi and bronchioles. Then comes the respiratory zone, जहाँ पर एक्चुअल गैसेस का एक्सचेंज होता है. O2 बॉडी को प्रोवाइड कराई जाती है, CO2 वापस ली जाती है बॉडी से. सो वो होता है एल्वियोलाई के अंदर. सो एल्वियोलाइज आर रेस्पिरेटरी जोन एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में होते हैं वो कंडक्टिंग जोन में होते हैं. अगेन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. नाउ कम्स द लंग्स. सो ग्रोस एनाटॉमी ऑफ द लंग्स, ये आपको जाननी जरूरी है अगर आपको आगे की फिजियोलॉजी समझनी है तो उसमें हेल्प करती है ये बहुत. ट्रैकिया, अभी मैंने आपको बताया ट्रैकिया पार्ट होता है जो एयर को लाता है. ट्रैकिया से दो डिवीजन होते हैं मेन ब्रोंकस में, एक राइट लंग की तरफ जाता है, एक लेफ्ट लंग की तरफ जाता है. देन वो ब्रोंकाई फर्दर सब डिवाइड होते हैं और सब डिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो वी हैव डन दैट इन दिस पार्ट आल्सो. वी कैन सी प्राइमरी, जो ट्रैकिया से डिवीजन हुआ वो प्राइमरी हुआ. देन हुआ जो आगे सब डिवीजन हुआ यहाँ पर उस पार्ट का, वो हुआ सेकेंडरी. देन वो और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गया तो उसे हम बोलते हैं टर्शरी. सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकस. ब्रोंकस उसका नाम है ब्रोंकस. देन आप इसमें एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग में. राइट लंग में 3 लोब्स हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब. 3 लोब्स. लेफ्ट लंग में सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर. सो ये चीज भी आपको आगे जब हम और डिस्कस करेंगे तो उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि एक लंग्स में सिर्फ 2 लोब्स क्यों है और एक में 3 क्यों है. सो वो आगे डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा. नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट जो समझना आपको बहुत जरूरी है. हमने अभी बात करी टर्शरी ब्रोंकस. नाउ टर्शरी ब्रोंकस इज सब डिवाइडेड, वो भी एक डिवीजन होता है उसमें भी फर्दर, और उसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स. सो ब्रोंक्यूल्स आर देयर और उन ब्रोंक्यूल्स पे होते हैं एल्वियोलर सैक, और उन एल्वियोलर सैक्स में होते हैं एल्वियोलर डक्ट्स जो प्रोवाइड करते हैं. डक्ट्स का मतलब होता है जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं. सो एल्वियोलर पोर्स. एंड एक चीज जो इम्पोर्टेंट नोटिस करने वाली चीज है इस पर्टिकुलर डायग्राम में वो ये है ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई क्यों? क्योंकि यही जो ब्लड सप्लाई है यही ऑक्सीजन कैरी करती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करती है. सो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी वेल डेवलप्ड ब्लड सप्लाई होती है एक एल्वियोलाई की, और ये मिलियंस में होते हैं एक लंग के अंदर. सो लंग्स की जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत अच्छी होती है. क्यों? रीजन सिंपल है, गैस एक्सचेंज के लिए. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का गैस एक्सचेंज होता रहे रेगुलर इंटरवल पे. आपकी बर्थ से लेकर डेथ तक, एक इंडिविजुअल की बर्थ से लेकर डेथ तक रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता रहता है. सो जब तक वो काम कर रहा है उसको ये नीड चाहिए ही चाहिए कि O2 बॉडी में प्रोवाइड हो, CO2 बॉडी से बाहर जाए, एक्सक्रीट आउट हो. तो उसके लिए ब्लड सप्लाई बहुत वेल डेवलप होनी चाहिए और वो होती भी है. सो यहाँ पर आप उस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि उसकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है.
So alveolar sac, alveolar pores, alveolar ducts. You can see red color is denoted for oxygenated blood supply, blue color is denoted for carbon dioxide or deoxygenated blood. So again we go in some further details कि आगे कैसे होता है अगर ये. So ये एक्चुअल एक पोर का दे रखा है, एल्वियोलर पोर का, एल्वियोलर सैक का ब्रीफ डायग्राम दे रखा है. इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, ये टर्म्स आगे चल के काम आएंगे, अभी कंफ्यूज होने की नीड नहीं है. अभी जो चीज एक आप देख सकते हैं वो बस एक ही चीज है, जो ये रेड स्ट्रक्चर्स हैं ये कैपिलरीज हैं. कैपिलरीज आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं. आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे लेके जाना, बॉडी तक लेके जाना, बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना. वेन्स का काम होता है CO2 या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स तक लेके आना. लेकिन कैपिलरीज जो होती हैं उनका काम होता है एक्सचेंज का. एक्सचेंज मतलब जो मोस्टली गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो कैपिलरीज के थ्रू होते हैं. सो आप जब भी किसी स्ट्रक्चर के पास में देखेंगे तो कैपिलरीज ही प्रोवाइड होती हैं और वहां पर ही गैस एक्सचेंज होता है. सो होता क्या है, आप इनहेल करते हैं, आपने इनहेल करा, पूरा पाथवे तक गया, लंग्स तक एयर आई, लंग्स के बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद में एल्वियोलर सैक. एल्वियोलर सैक में जब वो आती हैं, एयर आती है, इनहेल्ड एयर, तो वो जाती हैं एल्वियोलर सैक में. एल्वियोलर सैक के आसपास प्रोवाइडेड है कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज प्रोवाइड होती हैं. वहां से गैस एक्सचेंज होता है, O2 बॉडी को मिलता है, O2 बॉडी से, एयर से बॉडी को मिलता है, और CO2 वापस एल्वियोलाई में आता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो CO2 वापस बाहर आ जाता है. अगर आपको इसमें अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो दिस इज द पाथवे, एयर पाथवे थ्रू रेस्पिरेटरी पैसेज. सो इसमें हम देखते हैं you inhaled via nose, nasal cavity, nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. So these are subdivisions of pharynx. You can consider that as a pharynx only right now. Then larynx, trachea, trachea से जाता है primary bronchi, primary bronchi से secondary bronchi, then tertiary bronchi, then multiple branches of bronchi, then subdivision होके उसको हम bronchioles बोलते हैं. टर्मिनल मतलब जो खत्म होता है जहां पर जाकर. सो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वो कंडक्ट होता है आपका देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, एल्वियोलर डक्ट्स एंड देन एल्वियोलर सैक्स. सो एक एयर अगर आप इनहेल करते हैं वो कैसे ट्रेवल करता है पूरी बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो उसके लिए एक फ्लो चार्ट है. नोज, नेसल कैविटी, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लेरिंजोफेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई. सो इसको फिर से एक थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए वापस इस डायग्राम पे चलते हैं यहाँ पर. सो इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली, आपने इनहेल करा नोज के थ्रू, लैरिंग्स में आए, देन फेरिंग्स में आए, देन लैरिंग्स में आए, देन ट्रैकिया, दिस ब्लू पार्ट इज ट्रैकिया, देन ट्रैकिया से डिवाइड हुआ ब्रोंकस में, दो ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, एक राइट लंग की तरफ गया, एक लेफ्ट लंग की तरफ गया. देन ब्रोंकाई आर फर्दर सब डिवाइडेड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. फिर ब्रोंकाई से बनते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के अंदर होते हैं एल्वियोलाइज. सो एयर जैसे भी कंडक्ट होती है उसका पाथवे यही रहता है. सो now comes the process of breathing. How do we breathe? ब्रीथ करते हैं तो ऐसा पर्टिकुलरली एक मोशन ही क्यों होता है हर बार? हम इनहेल और एक्सहेल ही क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, कुछ फिजिकल लॉ होते हैं जो बहुत इजी होते हैं समझने में, वो आगे हम देखेंगे भी. सो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है प्रोसेस होता है, लेकिन वो वैसा ही क्यों होता है? उसके पीछे कुछ कारण होगा, और उसी कारण को हम देखते हैं कि क्यों होता है वैसा ही. सो
पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब यही है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। पल्मोनरी मतलब जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट करता हो, वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग। सो पल्मोनरी वेंटिलेशन इन क्लिनिकल टर्म्स, आप जैसे जाके आगे आगे जाएंगे तो क्लिनिकल टर्म्स आते हैं। सो पल्मोनरी वेंटिलेशन। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमारे प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग को एक पर्टिकुलर पाथवे देता है या प्रोसेस देता है। सो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं: एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एल्वियोलर प्रेशर एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर। सो आप अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस डायग्राम को देख सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है जो आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर, वो प्रेशर कितना है। इंट्रा प्लूरल प्रेशर का मतलब होता है जो आपके लंग्स और आपकी लंग्स की कवरिंग्स के बीच में गैप होता है, उसमें कितना प्रेशर। सो इंट्रा प्लूरल प्रेशर। नाउ कम्स द इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर का मतलब है जो आपके लंग्स के अंदर प्रेशर होता है। नाउ एक चीज जो आपको यहाँ पर मेंशन करनी जरूरी है, ये बाय बर्थ होता है। जैसे ही किसी इंडिविजुअल का बर्थ होता है, सो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग शुरू हो जाता है। वी ऑल नो कि उसका ब्रीदिंग शुरू हो जाता है और प्रोसेस वो डेथ तक सेम रहता है। सो ये बाय बर्थ होते हैं, ये इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर एंड इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ये बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं हर इंडिविजुअल में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो प्रेजेंट, वो हमेशा आसपास आपकी जो सराउंडिंग है उसमें रहता ही है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रेशर्स जो आपकी प्रोसेस को हेल्प करते हैं मेंटेन करने में। अगर इसमें से किसी में भी चेंज होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो बेसिक हम देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर एंड इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। सो इसमें इधर दे भी रखा है आपको 760 mm मर्क्यूरी और Hg, सिंबॉलिक अगर टर्म्स में जाए तो Hg। सिमिलरली इंट्राप्लूरल प्रेशर 756 mm Hg और मर्क्यूरी, दैट इज लेस देन इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। जो एल्वियोलाइज का प्रेशर है, लंग्स का प्रेशर है, उससे कम होता है हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर। इसकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये कैसे सिस्टम वर्क करता है, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ दे रखा है कि हमारा ब्रीदिंग कैसे रेगुलेट होता है। सो इसमें आप अंडरस्टैंडिंग के लिए बस आप ऊपर के इस फॉर्मूले को नहीं देखेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग टेक्निकली, सो हम फॉर्मूला नहीं देखेंगे, हम उसका की पॉइंट क्या है उसको हम देखते हैं। सो एज वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस एंड सिमिलरली एज वॉल्यूम डिक्रीजेस द प्रेशर इंक्रीजेस। In a gas, pressure increases as volume decreases. So, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा, और जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज होगा। वॉल्यूम से मतलब है जो एरिया गैस कंटेन कर रही है या जिस एरिया में गैस प्रेजेंट है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं अभी वॉल्यूम। सो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है यहाँ पे जो बहुत ही क्लियर है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बिटवीन ब्रेथ्स का मतलब है जब आप ना इनहेल कर रहे हैं और ना ही एक्सेल कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रेशर होता है लंग्स के अंदर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, सो प्रेशर हमेशा इक्वल होगा बिटवीन ब्रेथ्स। लेकिन जब आप इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, या फिर जब आप सांस अंदर लेते हैं, आसान भाषा में जब हम सांस अंदर लेते हैं, सो होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम कॉजेस thorax to increase in height and diameter and lungs to increase in volume. So volume increase होगा, so अभी हमने पिछली स्लाइड में ही देखा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। सो इधर हो क्या रहा है, जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, आप खुद फील करके देख सकते हो। खुद इनहेल करो, आप अपने दोनों हाथ अपने लंग्स के पास में रख सकते हैं, रिब्स के पास में रख सकते हैं,
इनहेल करो तो आप देखोगे कि आपके हाथ जो है पहले जिस पोजीशन से थे उससे बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है। अब एक प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। नाउ कम्स इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब भी आपने पढ़ा होगा कि एक जगह पे कमी होती है और एक जगह पे ज्यादा चीज होती है, तो ये टेंडेंसी है कि उसमें बैलेंस मेंटेन करने के लिए या फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जहां पर ज्यादा चीज प्रेजेंट है वहां से कम जगह पे वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो सिमिलरली प्रेशर के साथ भी होता है। अब आपने वॉल्यूम इंक्रीज करा, एफर्ट लगाया अपनी मसल्स के थ्रू, आपने बॉडी का लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करा, प्रेशर डिक्रीज हुआ, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ज्यादा हो गया। यहाँ पर हमने अभी देखा था कि नॉर्मल जब हम ब्रीथ नहीं कर रहे होते या फिर इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन के बीच में होते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपने इंस्पायर करा या इनहेल करा, सांस अंदर ली, आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हुआ। नाउ प्रेशर डिक्रीज होगा अगर, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, जो गैस उसके पास बाहर में है वो अंदर भेज देगा। सो एयर इनहेल हो जाएगी, जो एयर बाहर थी वो आपके लंग्स में आ जाएगी। सो सिंपल मैकेनिक्स है। तो आपके एयर लंग्स में इनहेल करने के लिए ही आपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा था, वही हुआ, आपका प्रेशर डिक्रीज हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेशन में, और वो इन एयर जो बाहर थी वो आपके लंग्स में आ गई। नाउ एक्सपिरेशन में क्या होता है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये इंस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स होने का मतलब अपनी नॉर्मल स्टेट पे आना। वो नॉर्मल स्टेट पे आती है, वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है किसके रिलेशन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेशन में, तो आपके लंग्स में जो हवा होती है वो वापस बाहर चली जाती है। सो यही प्रोसेस है ब्रीदिंग का। जब भी आप ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो प्रेशर का ही चेंज होता है, जिसकी वजह से इनहेल एंड एक्सहेल हो पाता है। अगर वो प्रेशर चेंजेस नहीं होंगे तो आपका ब्रीदिंग प्रोसेस भी नहीं होगा, नॉर्मली नहीं होगा। सो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग अगर आप अंडरस्टैंडिंग में देखें कि प्रोसेस कैसे होता है, सो इस डायग्राम को आप याद रख सकते हैं। बिटवीन ब्रेथ्स दोनों प्रेशर सेम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बॉडी के बाहर का प्रेशर है वो भी सेम है, और जो बॉडी के लंग्स का प्रेशर है वो सेम है। इसीलिए ना सांस अंदर जा रही है ना बाहर जा रही है। इंस्पिरेशन मतलब जो आप सांस लेने के लिए अपनी मसल्स को पावर लगाते हैं, तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होता है किसके रिलेशन में, बाहर के प्रेशर में, और इसीलिए बाहर से हवा अंदर आती है। सिमिलरली जैसे ही आपकी मसल, देन आपकी जो अंदर हवा थी, लंग्स के अंदर जो हवा थी वो वापस बाहर चली जाती है। यही प्रोसेस है ब्रीदिंग का, और यही नॉर्मल प्रोसेस है, और यही सेम प्रिंसिपल हर इंडिविजुअल में वर्क करते हैं। अगर आपको इसके अंडरस्टैंडिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, सो आपको जो भी इसके रिलेशन में जो भी टॉपिक्स होते हैं, डिजीजेस होती हैं, मैनेजमेंट होता है, वो समझने में दिक्कत होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नाउ और ज्यादा आसान करने के लिए ये एक और डायग्राम दे रखा है। आप इसमें, मैं जब से बोल रहा हूँ कि प्रेशर डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है, वो इसमें क्लियरली दे रखा है। सो अगर आपको देखना हो, बिटवीन ब्रेथ्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर का प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है, वो सेम है। आप देख भी सकते हैं इसमें सेम दे रखा है। देन जब हम इनहेल करते हैं, कोई भी चीज हम इनहेल करते हैं, एयर इनहेल करते हैं, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
नॉर्मली हमारा कोई कंट्रोल उस पर नहीं है, सो वो सेम रहेगा। लेकिन जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज होने लगता है, और जब कोई चीज कम होती है तो एक प्रिंसिपल है, ज्यादा वाली जगह से वो कम वाली जगह में जाती है टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। वही सेम चीज यहाँ पर होती है। सो एयर बाहर से अंदर आती है लंग्स में, तो इनहेल हुआ। सिमिलरली एक्सपिरेशन में ऑपोजिट होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका सेम रहेगा, आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। अब प्रेशर एक जगह का बढ़ गया, लंग्स का बढ़ा, तो लंग्स से बाहर जाएगी हवा, कहाँ पर, बाहर एटमॉस्फेयर में। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ही प्रेशर का इम्पोर्टेंस है, और उसी की वजह से ये सारा हो पाता है, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग हो पाता है। नाउ टू फर्दर मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज द डायग्राम, जो आपको देख के आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि क्या प्रोसेस होता है। सो between breaths, inspiration and expiration. Between breaths we see intrapulmonary pressure equals atmospheric pressure. No air movement occurs. कहीं से भी ना हवा आती है ना जाती है, एक मेंटेन रहता है इक्विलिब्रियम। सो नेचर का ये लॉ है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का। लेकिन जब भी हम फोर्सफुली उसको चेंज करते हैं, फोर्स कौन लगा रहा है, मसल्स। सो फोर्सफुली हमने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा, अपना लंग्स का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करा, प्रेशर डिक्रीज हुआ, यहाँ पे डिनोट भी कर रखा है। V से मतलब है वॉल्यूम, P से मतलब है प्रेशर, अप एरो का मतलब है बढ़ना, डाउन एरो का मतलब है डिक्रीज होना। सो वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, और सिमिलरली इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए फिर एयर लंग्स के अंदर में आता है। सो एयर फ्लो इनटू लंग्स। Similarly, expiration is opposite to inspiration. उसमें इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही रहता है। सो सिमिलरली आप बाहर हवा एक्सहेल करते हैं। नाउ कम्स द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन पार्ट। आपने ये डायग्राम इसलिए दे रखा है, इसमें इसका नीड वैसे नहीं था, इस पूरी स्लाइड में इसका नीड नहीं था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन मेरे को ये इम्पोर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि इसमें एक चीज जो नोटिस करने वाली है। अभी तक हमने देखा कि लंग्स है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली आपने बाकी सारी स्लाइड्स में भी देखा। तो बाकी सारी स्लाइड्स में जो एक चीज हमने देखी वो लंग्स के थ्रू देखी, लेकिन इस पर्टिकुलर डायग्राम में बॉडी में कैसे दिखता है ये सारे चेंजेस, वो देखने को मिलता है। बॉडी में मतलब है, अगर आप किसी एक नॉर्मल इंडिविजुअल को सामने खड़े होकर देखते हैं उसका ब्रीदिंग कैसे हो रहा है, तो इस डायग्राम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस डायग्राम में क्या क्या देखने को मिल रहा है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, दो इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल है, वो इंस्पायर कर रहा है और एक्सपायर कर रहा है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। सो आपके चेंजेस कैसे आ रहे हैं, जो मेन चेंज है वो है डायफ्राम। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो आपकी वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, चेस्ट साइज इंक्रीज होता है। आपने देखा होगा जब भी आप इंस्पायर करते हैं तो बॉडी के स्ट्रक्चर्स जो है वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम बढ़ता है। बॉडी के स्ट्रक्चर्स का मतलब है जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है लंग्स के, थोरैक्स, इन एरियाज का, एब्डोमेन, इन सब का वॉल्यूम बढ़ता है। सो उसको हेल्प कराने में कौन हेल्प करता है, उसको प्रोसेस को कराने में कौन हेल्प करता है, डायफ्राम। सो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी वो प्रेशर डिक्रीज होता है और तभी इनहेल हो पाती है एयर। अगर डायफ्राम का फंक्शन प्रॉपरली नहीं होगा तो आपका जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है वो नॉर्मली नहीं हो पाता। सिमिलरली इन एक्सपिरेशन यू कैन सी जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हुआ, इंस्पिरेशन के मुताबिक जो वॉल्यूम था वो एक्सपिरेशन में आके डिक्रीज होगी, और डायफ्राम जो है वापस रिलैक्स हो रहा है। ये हम फील भी कर सकते हैं जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, आप खुद भी फील कर सकते हैं अपने डायफ्राम पे हाथ रख के कि इनहेल में क्या, इंस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सपिरेशन में क्या होता है। सो thoracic cavity reduces, external intercostal muscles relaxes, diaphragm relaxes, and expansion also decreases. So volume decreases, pressure increases. So this was the
गिवन सिनेरियो जो हमने अभी तक डिस्कस करा है, उसका एक ब्रीफ समरी जो हम डिस्कस करने वाले थे, माउंटेन क्लाइंबर्स। ये पिक्चर इन क्लिनिकल टर्म्स और इन अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये बस आपको ये बताने के लिए है कि एज एन इंडिविजुअल और एज एन ह्यूमन हमारी बॉडी की कैपेसिटी क्या है। मैंने आपको बताया कि नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है तो क्या होता है। आ, आपने आपको ये पता होगा, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, कहीं ना कुछ देखा होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं माउंटेन्स की तरफ, या जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता है, प्रेशर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। क्या होता है प्रेशर? चलिए इसको और सिंपल कर देते हैं। जब जब हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा जो एयर में होती है वो कम होने लगती है। सो उसकी वजह से होता क्या है, हमें डिफिकल्टी आने लगती है ब्रीदिंग में। एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो पहली बार गया उसको डिफिकल्टी आने लगती है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको उस इन्वायरमेंट में रहना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी उसको अडेप्ट करना शुरू कर देती है और उसी को नॉर्मल फिजियोलॉजी बना देती है। सो ये फोटो इसीलिए डाली है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी हर इंडिविजुअल की सेम भी है और अलग भी है। इट डिपेंड्स ऑन मैनी अदर फैक्टर्स। अब सेम तो प्रोसेस सेम ही है सबका, एक प्रोसेस है वो सबका सेम है, लेकिन वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, कैसे फैक्टर्स हैं, कैसा उसका जॉब प्रोफाइल है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मान लो कोई एक इंडिविजुअल है जो स्पोर्ट्स खेल रहा है, चलो इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो विराट कोहली है, ही हैज वर्कड ऑन हिज फिटनेस, बहुत ज़्यादा उसने अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा वर्क करा है। सो अगर फिटनेस पे वर्क करा है, उसने अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, उसको अडेप्ट कराया है, न्यू फिजियोलॉजी बनी है उसकी, जो पहले फिजियोलॉजी थी उससे थोड़े थोड़े चेंजेस लाके एक नई फिजियोलॉजी बनी है जो उसको हेल्पफुल है उसके स्पोर्ट्स में। सो ये स्लाइड डालने का यही इम्पोर्टेंस था कि आप अपने ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी को बेटर कर सकते हैं विद एफिशिएंट प्रैक्टिस, एफिशिएंट एक्सरसाइज एंड फिटनेस। आप उसको हेल्प कर सकते हैं और उस फिजियोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। सो फिर वही लाइन आती है, सबकी फिजियोलॉजी एक जैसी भी है और अलग भी है, ठीक है। सो और ये बात हर सिस्टम पे लागू होती है, जो भी आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, सब पर लागू होती है कि सबकी फिजियोलॉजी सेम है भी और नहीं भी। वो डिपेंड करता है आप कैसे फैक्टर्स में, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके सराउंडिंग में, आपकी डेली बॉडी नीड्स क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है। सो दिस वाज द टॉपिक जो हमने आज देखा है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर डिटेल में इन अपकमिंग क्लासेस। सो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी भी स्लाइड में कुछ भी प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। बाद में अगर आपको, बाद में आप फर्दर रीडिंग करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, तब भी आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो होपफुली आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। प्रियंका, अमन, Priyanka Saini and Aman, can you hear me? यस सर। So आपको अगर कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, वैसे भी। ठीक है सर, अपना नंबर दे दीजिए ना चैट बॉक्स में। ओके, आई विल प्रोवाइड यू माय नंबर, आप उसमें भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। ठीक एंड है। प्रियंका, आपको कुछ डाउट है, क्वेरीज हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, आगे आने वाले कुछ भी क्वेरीज हैं, आप पूछ सकते हैं अभी भी। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है आपको भी? नहीं। सो और आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हुई हो कि कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो, तो वी कैन कंटिन्यू विद दैट टॉपिक आल्सो, अभी कर सकते हैं उसको भी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो वो भी आप अभी पूछ सकते हैं।
Okay, so we will be finishing our class here on. Next topic will be continued with the today's slide only, today's presentation. So रेस्पिरेटरी सिस्टम में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे गैस एक्सचेंज कैसे होता है, उसका नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है, वो कैसे होगा वो हम आगे जाके देखेंगे उसमें और। ठीक है, सो अगर आप, इट इज़ एन एडवाइस कि अगर आप फर्दर स्टडीज में कर सकते हैं तो इट विल बी वेल एंड गुड। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आपको कुछ डाउट्स हो तो आप प्रिपेयर करके लाइए नेक्स्ट क्लास में। पहले हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे, देन प्रोसीड करेंगे। अगर आपको लगता है सब्जेक्ट से ही नहीं, कोई फर्दर क्वेरीज हैं एडमिशन रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड, जो भी आपको क्वेरीज हैं, आप प्लीज़ नोट डाउन करिए, उनको क्लासेस में पूछिए। मैं नंबर अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप उस नंबर पे भी पूछ सकते हैं। आपके पास एडमिशन सेल्स के भी नंबर हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। सो आई हैव प्रोवाइडेड माई नंबर इन द चैट बॉक्स। तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड क्वेरीज कोई भी हो, पूछ सकते हैं आप कभी भी। ठीक है, सो होपफुली आपने ये सेशन एंजॉय करा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।
ओके सर। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, ठीक है। सर अभी कमी है क्योंकि डेली केसेस बहुत बढ़ गए हैं दिल्ली